Welcome you all to the second chapter of unit number 1, that is national income. In this chapter we are about to learn the basic concepts which are being used in macroeconomics. कुछ ऐसे terms हैं, कुछ ऐसे words आएंगे जिनका मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोगों को national income समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एक एक टर्म को हम लोग डिटेल्ड में समझेंगे और जब हम समझ जाएंगे तो कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे और उसको हम लोग चेक करेंगे कि हमें एक्चुअली में समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा नंबर 2, यूनिट नंबर 1 का सेकंड चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो एक एक करके हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और उनका मीनिंग समझेंगे कि हम लोग इसको जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे तो हम लोगों को नेशनल इनकम कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इसमें सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या नाम है इसका, पहला टर्म का? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है सर? तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक इकोनॉमिक टेरिटरी भी कहलाई जाती है। ये एक ऐसी जगह होती है जिस जगह में कमाए हुए इनकम को डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। ये बात को याद रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी वो जगह होती है जिस जगह में कोई भी पैसा कमाए उस पैसे को डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक इनकम। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली है क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है आपके देश की पॉलिटिकल बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री? पॉलिटिकल बाउंड्री। अगर हम इंडिया का देखें तो ये हमारा इंडिया का लगभग मैप कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये जो मैप है इंडिया का, इंक्लूडिंग यहां पे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, यहां लक्षद्वीप है, ये जो है हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, ये हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री है। ये पॉलिटिकल बाउंड्री हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ जगह ऐसी है जो इस मैप में नहीं दिखने के बावजूद भी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनती है। सर वो क्या है सर? वो उसमें पहले आता है कि अगर हमारी कोई फिशिंग वेसल्स है, हमारा कोई ऑयल डिग्स है, नेचुरल गैस का हमारे पास कोई डिग है, तो ये सारी जो जगह है जहां से हम अपना फायदा उठाते हैं, इन सब चीजों को हम लोग बोलते हैं। दो हमारे देश में ये मौजूद ना हो सकता है हम किसी इंडियन ओशियन के किसी कोने पे हम ये वाला एरिया अपना ओन करके रखे हुए हैं, हो सकता है बे ऑफ बंगाल में ये कोई एरिया हम ओन करके रखे हुए हो, ये एरिया भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। इसके अलावा हमारे देश से चलने वाले जितने भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट होते हैं, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय द रेसिडेंट्स। अच्छा, सिर्फ ओन करना जरूरी नहीं है, ये भी याद रखना, मैं लिख रहा नहीं हूं, मगर आपके देश से दूसरे देश में वो जहाज जाता हो, मान के चलो एक जहाज है इंडिया से, वो छूटता है और वो आपका से मिडिल ईस्ट में जाता है। ठीक है, फिर मिडिल ईस्ट के पैसेंजर्स को लेके इंडिया आता है। हमारे देश का एक शिप है, वो मुंबई के पोर्ट से छोड़ा जाता है और वो फिर दूसरे देशों में जाता है, अमेरिका वगैरह जा रहा है या कोई भी यूरोप की कंट्री में जा रहा है, वहां से सामान लेके आ रहा है। ये शिप जा रहा तो दूसरे जगह है, लेकिन ये ओनर इसका जो है वो इंडियन है और ये इंडिया का ही शिप है, तो इसमें भी जो कमाया हुआ इनकम है उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम मानेंगे और इस शिप को डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे, इस प्लेन को हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे। उसके अलावा हमारे देश की एम्बेसीज जो है दुनिया के हर एक देश में मौजूद होती है। सर एम्बेसीज क्या होती हैं? अगर आपको किसी दूसरे देश में जाना है तो आपको उस देश का एक वीजा लगता है, तो उस देश का वीजा कौन देता है? उस देश की कंट्री देगी। तो उस देश पहुंच के आपको वीजा मिलेगा। कुछ देशों में ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ देश क्या करते हैं, सहूलत के लिए आपके देश में एक एम्बेसी बना देते हैं, एक ऑफिस बना देते हैं। समझ लीजिए कि वो उस देश की ऑफिस, उस देश का ऑफिस रहेगा। हमारे इंडिया में जैसे अमेरिकन एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है, श्रीलंका की एम्बेसी है, कलकत्ता में बांग्लादेश एम्बेसी है, सऊदी अरब की एम्बेसी है दिल्ली और बॉम्बे में। ये एम्बेसीज क्या करती हैं, उस देश से अगर आप उस देश में आपका कोई भी ताल्लुकात रिलेशन बनाना है तो वो एम्बेसी के साथ आप जुड़ के उन देश में बिना गए उन देश का बहुत सारा काम आप कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो ये एम्बेसीज जो होती है, हमारी इंडिया की एम्बेसी दूसरे देश में मान के चलो मौजूद है। मान लो पाकिस्तान में हमारी एक एम्बेसी है, बांग्लादेश में हमारी एक एम्बेसी है, श्रीलंका में मान के चलो हमारी एम्बेसी है, यूएस में हमारी एम्बेसी है। तो ये जो सारी एम्बेसीज इंडिया की हैं जो दूसरे देश में मौजूद है, वो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर नहीं है, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनता है। यानी कि एम्बेसीज, कंट्रीज एम्बेसीज इन अब्रॉड, कंट्रीज एम्बेसीज
इन अब्रॉड। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी कुछ सालों पहले जिसका नाम था बजरंगी भाईजान। देखा था आपने वो फिल्म? उस फिल्म में वो बच्ची रहती है मुन्नी, उसको पाकिस्तान से आती है, उसकी माँ उसको लेके, बच्ची माँ के हाथ से छूट जाती है और इंडिया में रह जाती है। तो सलमान खान उसको लेके जाता है पाकिस्तान एम्बेसी में, जहां पे पथराव हो रहा होता है। वहां से एक आदमी निकलता है और बोलता है, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो इंडियन हूं। याद आ रहा है वो सीन? वो सीन में बताया गया है कि वो पाकिस्तान एम्बेसी है, तो वो इंडिया में दिल्ली में मौजूद है, लेकिन उसका कमाया हुआ इनकम माना जाएगा कि वो पाकिस्तान का इनकम है। समझ में आई बात? इंडिया में होने के बावजूद भी वो पाकिस्तान का हिस्सा है। सिमिलर वे में इंडियन एम्बेसी भी दूसरे देश में मौजूद है, वो है तो उन देशों में, लेकिन उसकी कमाई इंडिया की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। समझ में आई बच्चे बात? तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, क्लियर कंसेप्ट हो गया हमारा। उसके अलावा इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो माइनस भी होंगी, इंडिया में है लेकिन इंडिया का पार्ट डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है मगर इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। वो क्या है सर? अब जैसे हमारी एम्बेसी दूसरे देश में है तो फॉरेन कंट्री की एम्बेसी हमारे देश में है ना, तो फॉरेन एम्बेसीज विद इन द कंट्री, आपके देश में जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज मौजूद है वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। जिस तरीके से हमारे फॉरेन एम्बेसी हमारे दूसरे देश में होने के बावजूद भी हमारी एम्बेसी दूसरे देश में होने के बावजूद भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, दूसरे देश की एम्बेसी हमारे पॉलिटिकल बाउंड्री में होने के बावजूद भी हमारे देश का पार्ट नहीं है। सिमिलरली हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO, UN, इनका कोई हेडक्वार्टर आपके देश में मौजूद है तो वो हेडक्वार्टर को भी आप अपने देश का हिस्सा नहीं मानते हो। एग्जाम्पल के तौर पे बांग्लादेश की एम्बेसी कलकत्ता में मौजूद है, लेकिन उस एम्बेसी को, पूरा कलकत्ता नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ उस एम्बेसी में कमाया हुआ इनकम हमारा डोमेस्टिक इनकम नहीं है। पाकिस्तान की एम्बेसी दिल्ली में मौजूद है, उससे कमाया हुआ इनकम हमारे देश का डोमेस्टिक इनकम नहीं है। मुंबई में कोई एम्बेसी है, उसके कमाया हुआ इनकम हमारे देश का इनकम नहीं है। चेन्नई में आपका श्रीलंकन एम्बेसी है, वो हमारा कमाया हुआ इनकम नहीं है। तो दूसरे देश की एम्बेसी जहां पे भी है आपके कंट्री में, वो आपके देश का दो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है, लेकिन आपका डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। समझ में आई बात? डोमेस्टिक टेरिटरी की खासियत यह होती है कि जो भी पैसा जिस एरिया में कमाया जाता है उस एरिया, उस कमाई को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। समझ में आई मेरी बात बच्चों? आप लोगों को कोई दिक्कत है यहां पे? नहीं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास जो आ रहा है वो नॉर्मल रेसिडेंस है, बट उससे पहले मैं बच्चों के साथ कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बताना है कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं है, मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन है, एन इंडियन कंपनी इन लंदन, लंदन में इंडिया की कंपनी है, क्या वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है? गलत। वो लंदन में है, लंदन इंग्लैंड में है बेटा, इंग्लैंड इंडिया का पार्ट नहीं है। पता है ना, इंग्लैंड यूरोप में कंट्री है। फालतू आंसर देता, बोलता लंदन जो है इंडिया का पार्ट हो गया। कंपनी इंडियन हो या जो भी हो वो वहां पे है। इंडियन एम्बेसी होता तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होता, इंडियन कंपनी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा अगर वो बाहर में ऑपरेट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट कहां की कंपनी है? यूएस की। कहां की? यूएस, अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में मौजूद है, क्या वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है? हाँ है। वो कहां पे है? इंडिया में है, तो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा? हाँ होगा। नेक्स्ट, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापान, जापानीज, कोई जापानीज इंडिया में एक कंपनी है, वो जापानीज ओन्ड करता है, क्या वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा? कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय जापानीज, क्या ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा? हाँ होगा। कंपनी कहां पे है? जगह देखो कौन सा है, कौन ओन करता है वो मत देखो। तीन क्वेश्चन तीनों में बोल हो गया। अब सही जवाब देना चौथा क्वेश्चन में। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क, रिलायंस का मालिक कौन है? वेरी गुड, लड़की लोग को सब पता है, लड़का लोग आजकल पबजी और फ्री फायर में ही अटका हुआ है। रिलायंस का मालिक कौन है? अंबानी। अंबानी कहां रहता है बेटा? मुंबई में उसका घर है, तो घर का नाम क्या है? अंटीला। अंटीला ना अंटीलिया, अंटीला है शायद। अंटीला दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेटली ओन्ड हाउस है वो। एनीवेज, वो तो बात रही। उसका एक ऑफिस है अमेरिका में, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है कि नहीं है? वेरी गुड। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो इंडियन है, कंपनी तो न्यूयॉर्क में है ना। उसके अलावा बहुत टफ क्वेश्चन, जापान में है लेकिन इंडियन एम्बेसी है, क्या वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है? हाँ है, क्योंकि एम्बेसी है इंडिया की। उसी तरीके से ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना नहीं है, क्योंकि वो चाइना में मौजूद है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया नहीं है, इंडिया में तो है लेकिन एम्बेसी फॉरेन है। और लास्ट है, टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका, बिल्डिंग अमेरिका में है लेकिन टाटा उसका मालिक है, गूगल को दिया है काम करने के लिए, क्या उस बिल्डिंग में कमाया हुआ इनकम हमारा डोमेस्टिक इनकम होगा? आंसर इज नो। बिल्डिंग कहां पे है? यूएसए में। ये देखना है आपको बिल्डिंग कहां मौजूद है।
हाँ, लेकिन अगर वो एम्बेसी है तो फिर वो आपकी कंट्री की एम्बेसी हो, कहीं पे भी हो, वो पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा यहाँ पे? नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा आ रहा है दैट इज नॉर्मल रेसिडेंस। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं सेकंड पार्ट में, दैट इज नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस हम किसको बोलते हैं सर? नॉर्मल रेसिडेंस, जो नॉर्मल हो उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंस बोलते हैं, जो एबनॉर्मल ना हो उसको नॉर्मल नहीं। नॉर्मल रेसिडेंस होने के लिए दो कैटेगरी फुलफिल करना जरूरी है। पहला बात तो ये कौन हो सकता है? ये इंडिविजुअल भी हो सकता है या एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, यानी कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई आदमी भी हो सकता है या कोई संस्था, कुछ भी हो। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ इंक्लूडेड होता है। तो पहला चीज, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। दूसरा चीज, इसका दो चीज फुलफिल करना जरूरी है। पहला चीज ये है कि इसका जो है रिसाइड्स फॉर मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। रिसाइड्स फॉर मोर देन 1 ईयर इन द कंट्री। आपके देश में वो 1 साल से ज्यादा अगर रह रहा है और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका आपके देश में लाई करता है, वो यहीं कमाता है, यहीं रहता है, तो उस इंसान को हम लोग बोलेंगे कि वो देश का नॉर्मल रेसिडेंस है। अगर हमारे यहां पे बात करी जाए, मेरी, आपकी, हम सब इंडिया के क्या है बच्चों? नॉर्मल रेसिडेंस। आप अगर किसी देश के नॉर्मल रेसिडेंस हो तो आप उस देश में 1 साल से अधिक रहते हो तो उस देश के आप नॉर्मल रेसिडेंस कहलाते हो। नॉर्मल रेसिडेंस की खासियत यह है, याद रखना, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो पैसा कमाया जाए वो डोमेस्टिक इनकम होता है। नॉर्मल रेसिडेंस जो पैसा कमाए वो नेशनल इनकम होता है। इनकी अर्निंग्स को क्या बोला जाता है? नेशनल इनकम। जो पैसा नॉर्मल रेसिडेंट्स कमाते हैं उन पैसे को अगर आप एग्रीगेट कर दो, इकट्ठा कर दो, तो दैट इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम। समझ में आया नेशनल इनकम क्या होता है? तो नॉर्मल रेसिडेंट्स में कौन कौन लोग इंक्लूड नहीं होते हैं, ये जानना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। पहला चीज कि भाई आप बताना, खुद ही बताओगे आप, जो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स आते हैं देश में, क्या वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स बनते हैं? नहीं सर, ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है। नॉट इंक्लूडेड। नॉर्मल रेसिडेंट्स डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या डज नॉट इंक्लूड करता है सर? पहला हो गया फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। आपके देश में अगर कोई दूसरे देश से घूमने आए तो वो आपका एक विजिटर है, वो आपका नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। दूसरा, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। आपके देश में जो दूसरे देश की एम्बेसीज मौजूद हैं, उस देश के लोग अगर उन एम्बेसीज में काम करते हैं, फॉरेन स्टाफ इन एम्बेसीज हुआ या फिर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स हुआ, इन लोगों को आप अपने देश का आदमी नहीं मानोगे। दो वो आपके देश में ही रह रहे हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं उनके देश की एम्बेसी में, वो डिप्लोमैट्स हैं, वो आपके देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। उसके अलावा आपके देश में अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, WHO, UNO, वो ऑर्गेनाइजेशन को भी आप इंक्लूड नहीं करोगे अपने नॉर्मल रेसिडेंस में। उसके अलावा जो इसमें लोग काम कर रहे हैं, मैंने ऊपर भी बताया था, फिर से लिख देता हूं, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी आपका नॉर्मल रेसिडेंस नहीं है। उसी तरीके से क्रू मेंबर्स। अब देखो, जहाज आता है ना दूसरे देश से, उसमें एयर होस्टेस लोग होती है, पायलट लोग होते हैं, वो आना जाना आपके देश में रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। शिप्स आ रहे हैं, उनका कैप्टन है, क्रू मेंबर है। क्रू मेंबर्स जो होते हैं ऑफ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, ये भी आपके देश में बार बार चाहे क्यों ना आए, लेकिन ये आपके देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाएंगे। और आपके देश के जो क्रू मेंबर्स हैं, जो इंडिगो वगैरह में मान लो जा रहे हैं दूसरे देश में, फिर आ जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो जा रहे आ रहे हैं, लेकिन वो आपके देश के आदमी माने जाएंगे क्योंकि उनका बेसिक जो रेसिडेंशियलशिप है वो इंडिया है। उसी तरीके से बॉर्डर वर्कर्स, जो लोग बॉर्डर में रहते हैं, बॉर्डर में घर होता है ना बहुत से लोगों का, इंडिया का बॉर्डर तो अक्सर बॉर्डर बड़ा टेंस बॉर्डर है, कहीं जाना मुश्किल है, लेकिन बहुत सी कंट्रीज में क्या होता है कि आराम से लोग इधर से छलांग मार के उधर चल जाते हैं, उधर से छलांग मार के इधर आ जाते हैं, बार बार आना जाना उनका कंटिन्यूअसली होता रहता है। यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है एक बॉर्डर से छलांग मार के दूसरे बॉर्डर में चले गए, उधर से इधर आ गए। तो उन लोगों को ये मत समझना कि वो जो है आपका किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के दूसरे कंट्री के रेसिडेंशिप है, जिस देश में उनका सिटीजनशिप है उसी देश के वो रेसिडेंशिप कहलाया जाएगा उनका। कोई दिक्कत है यहाँ पे? आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेते हैं कि आपको बताना है अभी कि ये लोग क्या हमारे इंडिया के, ठीक है, इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं कि नहीं है। तो क्वेश्चन पहला है, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए, क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट्स है? सर वो तो यूएस में काम कर रहे हैं ना, लेकिन कहां काम कर रहे हैं? इंडियन एम्बेसी में। सिमिलर वे में अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months, 2 महीना के लिए एक आदमी आके रहता है, तो भैया 2 महीना के लिए रहा थोड़ी इंडिया का आदमी बन जाएगा।
इंडियंस गोइंग टू पाकिस्तान फॉर मैचिंग द क्रिकेट मैच, क्यों जाएंगे भाई, लेकिन फिर भी चले गए मान लो मैच देखने के लिए, तो तुम लोग क्या बोलोगे, नहीं तू आतंकवादी है, तू देशद्रोही है, तू मैच देखने गया पाकिस्तान में, मैच देखने गया, देख क्या गया हो, अब तो नहीं जाते हैं, पहले जाते थे लोग। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका इंडियन वर्किंग्स इन द यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका फॉर लेस देन 1 ईयर, अमेरिका में जाके रहा लेकिन 1 साल से कम के लिए रहा, क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा? अमेरिका में रहा लेकिन 1 साल से कम के लिए रहा, तो क्या वो इंडिया का आदमी अमेरिका गया है, अमेरिका में 1 साल से कम के लिए रहा, आप बताओ भाई रहेगा कि नहीं रहेगा? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस रहेगा, वो है तो इंडियन ना वो। उसी तरीके से कोई इंडियन एम्प्लॉय है, वो WHO में काम करता है लेकिन वो इंडिया में ही लोकेटेड है, भाई लोकेटेड इंडिया में है, WHO या कुछ भी हो, वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ही कहलाएगा। सिमिलर वे में फॉरेन टूरिस्ट आए हैं भाई इंडिया में ताजमहल देखने, क्या वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट बन गए? द आंसर इज नो सर, वो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंस नहीं बने। इंडिया के मुस्लिम्स जाते हैं हज करने के लिए सऊदी अरब, 40-50 दिन के लिए होता है टूर, क्या वो वहां जाके वहां के रेसिडेंस बन गए ना इंडिया के रहे? सर वो इंडिया के रेसिडेंस रहे, वो 40 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन 1 साल से अधिक के लिए कोई जाके अगर उस देश में रहता है तो उस देश का नॉर्मल रेसिडेंस कहलाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस नहीं कहलाएगा। इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस अगर कोई इंसान है तो उसकी इनकम को नेशनल इनकम माना जाता है। 2 कंसेप्ट है बच्चा, बड़े बच्चे ना उसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कंसेप्ट है सिटीजनशिप और रेसिडेंसशिप, सिटीजनशिप और रेसिडेंसशिप, क्या फर्क है सर सिटीजनशिप और रेसिडेंसशिप में? सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आपके पास उस देश की नागरिकता होना, इंडिया में कोई भी अगर पैदा हुआ है या ऑफिशियल तौर पे इंडिया का उसको सिटीजनशिप मिल गया है तो वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। लेकिन रेसिडेंसशिप होने के लिए उसको इंडिया में कम से कम 1 साल रहना जरूरी है। कोई भी इंसान, दुनिया का किसी भी कोने का इंसान है, अगर वो इंडिया में 1 साल या उससे अधिक रह लेता है तो उस समय के लिए वो इंडिया का रेसिडेंसशिप कहलाता है। तो ये बेसिक सा अंतर है बेटा आपका ये सिटीजनशिप और रेसिडेंसशिप में। बहुत सारे इंडियंस जो होते हैं वो इंडिया में रिसाइड्स नहीं करते हैं, उनको कहा जाता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, NRI उनको यूज करा जाता है उनके लिए वर्ड। तो उनकी इनकम इंडिया की नेशनल इनकम नहीं है, उनकी इनकम उस देश की नेशनल इनकम बन जाती है जिस देश में वो रह रहे हैं, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन होते हैं, इंडिया में आके वोट वगैरह देते हैं, इंडिया के पासपोर्ट रखते हैं, ये सारी चीजें उनको अप्लाई होती है। तो ये फर्क था हमारा सिटीजनशिप और रेसिडेंसशिप में, और ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंस में क्या अंतर आता है। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? आगे हम मूव करें, आगे हमारा फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम है, फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ये मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं नेक्स्ट क्लास से कवर अप करूंगा। आज की क्लास में पहले इतना करके हम लोग नोट्स पेन डाउन कर लेते हैं, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।